की वजह से दवाएं ब्लैक होती, तो हमने जाहिर है कि इसको प्रेफर किया कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत और आवाम दोनों के लिए मुश्किल वक्त है कि दवाएं मौजूद रहें और उनकी कोई शॉर्टेज ना हो, उनकी कीमत के अंदर कोई इजाफा ना हो, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो। इसलिए जाहिर है कि हमें दोबारा चाइना से दोबारा इंडिया की तरफ आना पड़ा कि 3 महीने के लिए चाइना की सप्लाई बंद हो गई थी। तो मेरा ये सजेशन है हुकूमत को कि हमें और हुकूमत को मिलकर ये फैसला करना है कि हमें भारत पर इन्हिसार को ख़त्म करना है। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हमें तकरीबन समझें कि इसको अगर 50% था तो इसको 2-5% अगर रह जाए, बहुत ज़रूरी चीज़ें तो वो रह जाए, बाकी सबको हटा देना है। लेकिन आज की सूरत हाल के अंदर जितनी टर्बुलेंस है, मटीरियल्स अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेजेस हो रही हैं, दुनिया भर में हो रही हैं, उसको बरकरार रखने के लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त ये डिसीजन पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं होगा कि फौरी तौर पर इसकी बंदिश की जाए। कम अज कम 6 महीने का वक्त हमें गुजारना चाहिए, जिसके अंदर हमें तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है और इन्हिसार को कैसे कम करना है, और उसके बाद फिर हमें एक्शंस लेने चाहिए। अच्छा साहब, यहाँ पे कंपैरिजन लोग करते हैं, तकाबुल करते हैं प्राइसेस की। पाकिस्तान में दवाइयों की कीमत कहते हैं बहुत ज्यादा है, भारत से इंडिया से आप एग्जांपल ले लें कि क्यों इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए, ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ी ही खाम ख्याली है। ऐसी कोई प्राइस डिफरेंशियल इसलिए मुमकिन नहीं है कि अगर आप हमारी प्राइस पॉलिसी 2018 को उठा के पढ़ें, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एंडोर्समेंट के साथ वफाकी हुकूमत ने इशू की थी, तो उस पॉलिसी के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा जो बेंचमार्क है वो कंपैरिजन है बिटवीन एवरेज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। यानी हम सार्क के अंदर रीजन में 3 ही मुल्क हैं जो कि दवाइयां बनाते हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और इंडिया। बाकी छोटे ममालिक हैं जो दवाएं इंपोर्ट करते हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री नहीं है। तो हमने बेंचमार्क कर दिया कि जनाब अगर कोई चीज इंडिया में महंगी भी है और बांग्लादेश में सस्ती है, तो हमने कहा कि हम बेंचमार्क ये करेंगे उन दोनों का एवरेज, यानी महंगी वाली साइड को नहीं। अगर बांग्लादेश में महंगी है और इंडिया में सस्ती है तो एवरेज करेंगे हम उनका, उसमें से महंगे वाले को नहीं लेंगे। तो आज की पॉलिसी के मुताबिक कोई भी दवा पाकिस्तान में इंडिया और बांग्लादेश के एवरेज से महंगी बिक ही नहीं सकती। ये पॉलिसी के अंदर लिखा है और इसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ ये इंप्रेशन है। और एक चीज ये भी है कि क्योंकि जो भारत की करेंसी है उसके 1 रुपए के मुकाबले में हमारा तकरीबन 1 रुपया 80 पैसा बनता है, तो खुद ब खुद वो आपको उसके अंदर डिफरेंशियल नजर आता है। लेकिन ये बेंचमार्क अपनी जगह बिल्कुल मजबूती से कायम है। इसलिए मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी ड्रग को आज प्राइस मिले पाकिस्तान में तो वो इन दोनों ममालिक से ज्यादा हो। अच्छा, अब एक और पॉजिटिव खबर जो कल जफर मिर्जा साहब ने, जो मुशीर सेहत है, उन्होंने भी कहा कि जो एक कोरोना के खिलाफ जो एक ड्रग है रेमडेसिविर, उसकी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर रहे हैं, यानी लाइसेंस अमेरिकन कंपनी है पाकिस्तान को दे रही है। ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री के लिए? मेरा ख्याल है बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि हमारी एक नेशनल कंपनी है फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज, हमारे मेंबर भी हैं, और उन्होंने उनको गिलियड लाइफ साइंसेज जिन्होंने इस दवा को इजाद किया है और उसका पेटेंट होल्ड करते हैं, उन्होंने फिरोज सन्स फार्मास्यूटिकल को इसका लाइसेंस इशू किया है। और फिरोज सन्स पहले भी उनके पार्टनर थे दीगर अद्वियात के अंदर, और उन्होंने उन्हीं के साथ इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। तो इस रीजन में इंडिया और पाकिस्तान को, यानी हमें पाकिस्तान को इंडिया के बराबर रखा गया है कि वहाँ भी लाइसेंसिंग हुई है और पाकिस्तान में भी लाइसेंसिंग हुई है। मेरा ख्याल है इसके नतीजे में न सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान में रेमडेसिविर जो है वो निस्बतन सस्ते दामों में कंपेयर टू जो वो अमेरिका में मिलती है, यूरोप में, उसके मुकाबले में सस्ते दामों में पाकिस्तान में मिल सकेगी। बल्कि ये भी होगा कि पाकिस्तान में अगर ये बनेगी तो पाकिस्तान से इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सपोर्ट भी होगी। ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशाइंद है और ये इस बात का सबूत है कि अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो समझती हैं कि आज पाकिस्तान की फार्मा उस स्टेज पर खड़ी है जहां पर वो इंटरनेशनल क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा, बजट की भी आमद है, बजट के क्या प्रपोजल्स हैं कंक्रीट, यानी पाकिस्तान कैसे रेवोल्यूशनाइज कर सकता है अपनी फार्मा इंडस्ट्री को? अब देखिए बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जी, जो स्नेक सेरा था वो नहीं बना सक रहे थे, एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं थी, अब NIH ने शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान अपनी जो खाम माल में जो हमारी डिपेंडेंस है चाइना या इंडिया दोनों पे, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या क्या हम करें ताकि हमारी फार्मा इंडस्ट्री खुद कफील एक तरह से हो जाए और हम पूरी वर्ल्ड मार्केट में अपना हिस्सा भी करें? तो बजट प्रपोजल भी और ये इंडस्ट्री के लिए भी फाइनल वे आउट क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को कभी इंडस्ट्री समझा ही नहीं गया। आज हमारे पास 800 यूनिट्स हैं
हम तकरीबन $300 मिलियन प्लस की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में नहीं रखा जाता। जब 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स की बात की जाती है पाकिस्तान में, ये 50 साल पुरानी लिस्ट है, हम उसी को रोए जा रहे हैं, जबकि वो एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे। आज मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अल्लाह करे सब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तरक्की करें, उस 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में तो उठाएं। तो $75 मिलियन का कारपेट सेक्टर है, उसको आपने एक्सपोर्ट में रखा हुआ है। एक फार्मा कंपनी $75 मिलियन की पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करती है, अकेली एक फार्मा कंपनी। आप फार्मा को एक्सपोर्टिंग सेक्टर में नहीं डालते, उसको वो मराहत नहीं देते। मसला हमारा क्या है, मराहत के लिहाज से मेरा मतलब ये नहीं कि हमें हुकूमत जो है वो पैसे दे या हमारी इमदाद करे, ये मतलब नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो मिलता है आपको, जिसके अंदर ये आपको नजर आती है। जैसे आपने बताया भी रेमडेसिविर आ गई, अगर हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क सही होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पाकिस्तान में और दुनिया में सबसे कम है, डिवैल्यूएशन होने के बाद हम इंडिया और चाइना से भी सस्ते हो गए हैं अपनी कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर। अगर हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, अगर हमें 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में डाला जाए, तो मैं आपको यकीन से ये बात बताता हूं कि दुनिया की, अमेरिका की, यूरोप की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान में अपने रॉ मटेरियल्स बनवाने के लिए पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी से आएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हमारी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन होगी और उनका लेवल अपग्रेड होगा। और जब ही ये मुमकिन है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, जिस तरह इस चीज को इंडिया ने अट्रैक्ट किया है कि दुनिया का 50-60% अब रॉ मटेरियल वहां बन रहा है, हम अगर अपने यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क सही देंगे, फार्मा सेक्टर को रिकग्नाइज करेंगे, तो मैं आपको यकीन से बताता हूं कि 3 साल के अंदर, मैं ये आपके सामने दावा कर रहा हूं और इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि आप हमें एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स के अंदर डाल दीजिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारा सही कर दीजिए, हमारी इंडस्ट्री को उसी तरह रिकग्नाइज कीजिए जिस तरह फार्मर्स आप जो है वो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स को करते हैं। 3 साल के अंदर हम टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग सेक्टर होंगे पाकिस्तान का। और दूसरी चीज ये होगी कि हमारा 70 से 75% इन्हिसार एपीआईज का इंडिया और चाइना के ऊपर से खत्म हो जाएगा। ये मैं दावा कर रहा हूं 3 साल के अंदर यही हुकूमत अगर आज इस काम को शुरू करे, तो इससे पहले कि इस हुकूमत का ये टेन्योर खत्म होगा, इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपोर्ट $1 बिलियन से ऊपर की कर रहे होंगे और हमारा इन्हिसार रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट के ऊपर से 60 से 70% कम हो जाएगा विद इन 3 ईयर्स। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। इसी नोट पे आपसे इजाजत चाहेंगे। जाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक ये चेयरमैन हिंदुस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बड़ा दावा किया, उनका कहना है कि अगर एक्सपोर्ट के जो 5 सेक्टर्स हैं उनमें अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को शामिल किया जाए तो एक्सपोर्ट 3 साल में $1 बिलियन तक और टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ा सेक्टर बन सकता है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बेहतर करें। एक बहुत खुशाइंद एक खबर पाकिस्तान फार्मा सेक्टर की तरफ से, एक अच्छी खबर आई थी कल के जो रेमडेसिविर जो ड्रग है वो पाकिस्तान की कंपनी है, उसको भी लाइसेंस मिल गया, वो भी बनाएगी पाकिस्तानी। यानी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। उसकी एक एग्जांपल है, फिलहाल हम डिपेंडेंट हैं इंडिया और चाइना पे खाम मटेरियल के लिए। चाइना के जो प्रॉब्लम है तो इस वजह से इंडिया अभी मजीद 6 महीने हमें कैरी करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ पॉलिसी बनाकर हम इससे भी निकल सकते हैं। इसका भी मुतबादल हमारे पास हल मौजूद हैं। मजीद उन्होंने ये कहा कि कोविड का भी जो इम्पैक्ट है वो फार्मा इंडस्ट्री पे भी है, लेकिन पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री इतनी रिजिलियंट है कि इसका मुकाबला कर सकती है। नमस्कार। तो देख लिया कि आपने किस तरह पाकिस्तान अपने घुटनों पर फिर आ गया है। जो देश हमें बात बात पर एटम बम्स की धमकियाँ देता था, जो भारत को धमकाता था, वो देश 1 महीने के अंदर ही अपने घुटने पर आ गया। उसने बाहर से फिर से अपना जो आयात है वो चालू करवा दिया। अब उसे महसूस हो चुका था कि अगर ज़्यादा दिन हम भारत से सामान नहीं खरीदेंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट नाबूद हो जाएगी, पूरी तरह मिट्टी मिल जाएगी। इसलिए उसने ऐसा कड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान ने जो फैसले लिए है, पाकिस्तान बहुत पहले ले सकता था, लेकिन पाकिस्तान यह दिखाना चाहता था कि हम भारत के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन ऐसा न हो सका। क्योंकि पाकिस्तान की जो भी चीज़ें जाती हैं उसमें से 70% उसे भारत ही इंपोर्ट करता है, बाहर से ही जाते हैं। चाहे आप उसे आलू ले ले, टमाटर ले ले, यहाँ तक कि पेट्रोल भी भारत की काफ़ी मात्रा में जाता है। रही दूसरी बात है, जो पाकिस्तान कहता है कि हमें 1 साल के अंदर इतना आत्मनिर्भर हो जाना है कि हम भारत से ये चीज़ें न खरीदें और खुद अपने वहाँ पर बनाने लगे। तो मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ
सिर्फ टेररिज्म बनाने के लिए पैदा हुए हैं और आप सिर्फ उसे ही बनाइए, और भारत का मकसद सिर्फ उस टेररिज्म को ख़त्म करना है। आपके वहाँ कुछ बस की बात है नहीं, क्योंकि बनाने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के लिए सबसे पहले आपको स्कूलों में जाना होता है, लेकिन आप पैदा होने के बाद अपने बच्चों को मदरसों में घाल देते हैं एंड वहाँ पर आपको ऐसी उल्टी सीधी शिक्षा दी जाती है।